So a very good morning students. Today we'll be doing chapter number 6. It is Feast of the Dead of your resolution book. Now this chapter is a traditional story जहाँ पे हम मतलब क्या बोले गरीबी के बारे में, मतलब गरीब जब आदमी होता है तो गरीबी आदमी से क्या क्या करवाते हैं। यहाँ तक कि हम इस स्टोरी के अंदर जो देखेंगे वो देखेंगे कि डेथ भी किसी के लिए मायने नहीं रखती है जब आप गरीब होते हो, है ना। कि अगर आपको लग रहा है कि आपको खाना मिल रहा है तो यू विल विश समवन टू डाई ऑल्सो, है ना। जो पेट की भूख होती है वो इंसान से क्या क्या नहीं करवाती है। सो दिस इज़ अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, है ना, अबाउट द ट्रेडिशंस जो हमारे अराउंड है ना, किस तरह से हमने बांध के रखा है ऐसे फालतू के ट्रेडिशंस के अंदर कि बहुत कुछ होता है ना। जैसे हम किसी का अगर सपोज 12 करता है या कुछ भी, कहीं पे हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, कहीं पे किसी चीज़ को हम प्रोहिबिट कर देते हैं कुछ करने के लिए। तो एक बहुत ही वंडरफुली वोवन एक स्टोरी है टर्किश रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, और बहुत अच्छी ये स्टोरी है। सो ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ लिसन केयरफुली, एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। ऐसे रोना आ जाए इस स्टोरी को सुन के। इस तरह की ये स्टोरी है कि किस तरह से जो गरीब है वो कितना गरीब हो सकता है। लिमिट्स ऑफ poverty is revealed in this story. So all of you please listen attentively. I'll be asking you questions after I have explained you this chapter. Please be ready, all of you. Coming to the chapter, all of you. January changed the color of the air. The world seemed grimmer and people went out only for work. There was nobody under the oak trees in the courtyards of the mosques and other cool places where children gathered in the summer. The fountains were completely deserted. Almost every day there would be someone to go there टू फेच द डेज वाटर। अब क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बच्चे कहीं बाहर, जैसे शाम के टाइम में बच्चे बाहर खेलते हुए नज़र आते हैं इधर उधर, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि पानी लाने के लिए भी किसी को हायर करना पड़ता था, है ना। मतलब जो फाउंटेन्स है वो फ्रीज़ हो चुके थे। एक तो गर्मियों में सूख जाता है और एक सर्दियों में क्या हो जाता है, वो फ्रीज़ हो जाता है, कि जिसकी वजह से उनके अंदर से पानी भी नहीं आ रहा था। That noon, a boy who had been to the fountain ran back to the street, panting, and told the first man he saw, दर्शन आगा is dead. अब उस शाम को एक बच्चा जो किसी दूर फाउंटेन से पानी भरने गया, वो भागता हुआ आया, हाँफता हुआ आ रहा है वो, और उसको जो पहला आदमी नज़र आया वो उसको बोल रहा है कि दर्शन आगा is dead, दर्शन आगा जो है वो मर चुका है। Now who is this दर्शन आगा? दर्शन आगा कौन है? दर्शन आगा, the water carrier, was a familiar figure on the street. He barely ate both. Can I have another book? Some words are missing in this book, please. So this Darshan Aga, the water carrier, was a familiar figure on the street. He barely made both ends meet to live with his wife and 2 children in a small house. His entire capital consisted of 2 water cans and a pole with a chain of dangling from either end. Hoisting the pole on his shoulder, hooking the cans by the handles to the chains, he set out every morning. तो अब दर्शन आगा कौन है? एक वाटर कैरियर है जिसको जो वो लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो सड़कों पर घूमते हुए दिखता रहता है। उसके पास प्रॉपर्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक तो एक डंडा और उसके दोनों साइडों के ऊपर लटकते हुए 2 कैंस, है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी है। और उसकी फैमिली में कौन है? उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। और वो रोज़ सुबह अपनी चेन्स को डैंगर हिलते हुए, है ना, वो पोल को लेके पानी लेने के लिए चला जाता है। वाटर, एनीबडी नीड वाटर, और फिर पानी भर के ला के और सबसे पूछता रहता है किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को पानी चाहिए। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट. दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक दर्शन आगा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप्स और 3 ट्रिप, ठीक है। और उसकी जो आवाज़ है वो दूर दूर तक पहुंचती थी, और जिसको पानी चाहिए होता था वो कोई एक ट्रिप के अंदर वो 2 कैन पानी लेके आता है। किसी को 2 ट्रिप चाहिए होती, किसी को 3 ट्रिप चाहिए होती थी, वो उसको वैसे हायर कर लेते थे। 1 trip meant 2 cans of water. Then Darshan Aga would climb up the hill to the fountain, fill up the cans, go to and fro between the fountain and the houses all day long. He got 3 kursh for each trip. The way of earning like this, digging a well with a needle. If they had to rely on his earnings, it would have been impossible to feed 4 mouths. But thank God his wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. She tried to help her husband earn just a little bit more, cheating in pathetic, harmless ways, using a can or 2 more water so that her husband could earn a few more than 3 kurush.
ठीक है। तो अब क्या होता है, उसको एक कैन के, एक राउंड के उसको 3 कुरुश मिलते थे, जो बहुत ही कम पैसे होते हैं। ठीक है। और वो क्या करता था, जैसे उसको दो तो वो पहले पानी भर के लाएगा, वापस बहुत ऊंचाई पे हिल टॉप पे उसको जाना पड़ता था, फिर वो वहाँ से भर के लाता था। और जो पैसे उसको मिलते थे, ऐसे समझ लो कि उसको एक राउंड में उसको 1 घंटा लग रहा है, उसके लिए उसे सिर्फ 3 रुपये मिल रहे हैं। तो उस पैसे से 4 जनों का पेट भरना बहुत ही मुश्किल था। ये कैसा काम था कि हम एक सुई लें और उसे हम कुआँ खोदना स्टार्ट कर दें। एक नीडल से हम एक कुआँ कब तक खोदेंगे, तो कुछ ऐसा ही था उसकी अर्निंग से घर चलाना। तो उसकी जो वाइफ है वो थोड़ा बहुत उसका हेल्प कर लेती थी, उसको हफ्ते में 2-3-4 बार कोई पड़ोस की औरतें कपड़े धोने के लिए बुला लेती थी और उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थी। और वो अपने हस्बैंड की कैसे हेल्प करती थी, थोड़ी सी चीटिंग करती थी। और वो क्या चीटिंग करती थी कि है ना, थोड़ा पानी ज़्यादा गिराती थी ताकि उसके हस्बैंड को है ना, वो और पानी मंगाए, उसके हस्बैंड की और इनकम हो जाए। तो वो कपड़े धोने में पानी जो है ज़्यादा वेस्ट करती थी, अपने हस्बैंड को हेल्प करने में थोड़ा सा। Now all this had ended suddenly. Darshan Aga had slipped while he was trying to stand up on the ice that had hardened during the previous night and hit his head on the stone bowl under the tap. When Gulnaz heard the news, she froze. What was she going to do now? It was not easy to be left with 2 children, one 9 years old and other 6 years. How could she feed them only by washing clothes 2 or 3 times a week? She thought and thought but could not reach a decision. ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो पानी लेने के लिए गया था क्योंकि बर्फ़ गिरी हुई थी और बर्फ़ क्या हार्ड हो जाती है थोड़ा देर, तो वो हार्ड हो गई थी, वहाँ पे उसका पैर स्लिप हुआ और वो एक पत्थर से टकरा गया जिससे उसकी डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ की जो न्यूज़ है वो उसकी वाइफ तक पहुँचे तो उसकी वाइफ जो है वो खुद एकदम फ्रीज़ हो गई, एकदम है ना स्तब्ध है, वो एकदम सुन पड़ गई है और उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करेगी, अब वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी। क्योंकि उसको क्या आता है, वो मतलब हफ्ते में 2-3 दिन कपड़े धो के वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकते और उसके बच्चे अभी छोटे ही हैं, एक 9 साल का और एक अभी मात्र 6 साल का है। वो सोचे जा रही है लेकिन वो किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पा रही है। उसको मतलब वो समझ ही नहीं पा रही है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। It is a tradition for the neighbors to send food for a day or two to the house where death has occurred. The first meal came to Gulnaz after her children from the White House where Raif Effendi, the wealthy businessman, lived. At noon on the day after Darshan Aga died, the maid from the White House appeared with a large tray. On it were dishes of noodles cooked in chicken broth, some meat in the rich sauce, cheese rolls and sweets. तो ये एक ट्रेडिशन होता है, अपने लोगों के भी होता है ट्रेडिशन कि जिस दिन डेथ हो जाती है, जिस दिन होती है उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है ना, पड़ोसियों के घर से खाना आता है। तो इनके भी ऐसा ही था कि जिस दिन डेथ होती है उस दिन खाना नहीं, तो पहले दिन का जो इनका खाना है वो इनके पड़ोस में बहुत अमीर एक बिजनेसमैन रहता था, उनके घर से खाना आया है ना। उनकी जो नौकरानी है वो इनके लिए एक ट्रे लेके आई जिसके अंदर नूडल्स और चीज़ रोल्स और पता नहीं क्या क्या बहुत तरह तरह की वैरायटी, ऑफ कोर्स वो बहुत अमीर आदमी था तो उनके घर जैसा खाना बनता था वो इन लोगों के लिए वो खाना लेके आए। To tell the truth, no one had thought of eating that day, but as soon as the cover was lifted from the tray, the aroma of the food beckoned them. They gathered round the table, and maybe because they had never had such good food before, it tasted exceptionally delicious. Having eaten once, they found it natural to sit around the table at supper time and satisfy their hunger with the leftovers of their lunch. ठीक है। अब अगर सच्चाई बताई जाए तो जैसे ही उसकी जो कपड़ा हटाया गया, उसको हटाया गया तो जो सुगंध आ रही थी उस खाने से, अब उस दिन ऑफकोर्स उनके घर में डेथ हुई है, गुलनाज के हस्बैंड की डेथ हुई है, उसके बच्चों के सिर से पिता का साया, उस दिन किसका खाने का मन करेगा। लेकिन वो जो खाना था वो इतना टेम्पटिंग दिख रहा था, इतनी डिलीशियस उसका अरोमा था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं सके और उन्होंने लंच के टाइम में खाया और फिर बचा के रख दिया जो उन्होंने शाम के टाइम में भी खा लिया। तो मतलब एक कैसा एक सटायर देखो सोसाइटी के अंदर कि एक तरफ डेथ हो रही है, हम कुछ भी नहीं खाना चाह रहे, और एक मतलब इंसानी नेचर का कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, है ना, व्हाट्सएवर। Another neighbor took care of the food the next day. This went on for 3 or 4 days. None of the later meals were as tasty or generous as the food from the White House, but they were all the great deal better than that was ever cooked in Gulnaz's pot. If this could have continued, Gulnaz and her children could easily have borne the sorrow to the end of their lives, but when the trays stopped coming and the coal they had buying from the store on the main street could not be brought anymore, they began to realize that the sorrow was unbearable.
अब अगर उनको ऐसे ही खाना मिलता रहता, ऐसी ट्रे आती रहती है, पहले दिन तो वाइट हाउस से आया, अगले 3-4 दिन अलग अलग पड़ोसियों के घर से आया, लेकिन हालांकि वैसा टेस्टी खाना नहीं था जैसा वाइट हाउस से आया, लेकिन उससे बेटर था। किससे बेटर था? जो आज तक गुलनाज ने बना के खिलाया था। लेकिन वो ट्रेडिशन कितने दिन चला? 3-4 दिन तो आया, और उसके बाद में धीरे धीरे जो खाना आना है वो बंद हो गया। अब वो वैसे ही खाना आता रहता तो इनके लिए बहुत ईजी था सर्वाइव करना, लेकिन वो खाना आना इवेंचुअली बंद हो गया। और अब इनके पास क्या इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि ये कोयला लेके आए और अपना खाना बना सके। द फर्स्ट डे food stopped, they kept up their hopes till noon, running to the door each time they heard the footstep outside, but it was only people going about their daily lives. At supper time they realized that no one was going to bring them food, so they had to cook at home and they had done before. अब क्या हुआ? उस दिन जिस दिन फर्स्ट डे जिस दिन खाना आना बंद हुआ, उस दिन ये इंतज़ार करते रहे कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, और जैसे ही कोई आहट होती गेट पे भाग के जाते हैं। लेकिन वो तो नॉर्मल लोग थे जो अपने काम के लिए जा रहे थे, वही लोग थे, और अल्टीमेटली इनको खाना नहीं मिला, और फिर इन्होंने रियलाइज़ करा कि अब इनको खुद ही बनाना पड़ेगा। They had got used to quite different type of food during the past few days and found it difficult to adjust with the mere dish Gulnaz cooked with hardly a trace of butter. They had no choice but to get used to it again. It was not long before they ran out of butter, flour, potatoes and grain. For the next few days they ate whatever they found in the house: 2 onions, a clove of garlic, a handful of dry beans found in a corner of the cupboard. Finally there came a day when all the pots, baskets, bottles and boxes in the house were empty. That day for the first time they went to bed empty stomachs. अब क्या हुआ? उन्होंने धीरे धीरे अपना खाना बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनके घर में जो भी सामान था वो सब ख़त्म होने लग गया है ना। आलू, थोड़ी बहुत दाल, सूखी हुई फलियाँ, जो भी था एक एक करके सब कुछ खाली हो गया। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन उनको रात को जो है भूखे पेट जो है उन सबको सोना पड़ा, बिकॉज दे डिडंट हैड एनीथिंग टू ईट इन देयर हाउस। The next day was the same. By the next afternoon, the little one had started crying with hunger. Gulnaz kept on hoping someone would send for her to wash clothes, but the people of the street thought that it would be inconsiderate to call her for work the day after. No one in the household thought of getting up. They had all visions of food. The younger boy saw soft and fluffy bread. The older boy saw sweets instead. If only he had them once, he would eat them one by one, savoring much mouthful. What a fool he had been to have eaten all his share at once. ठीक है, अब गुलनाज जो है वो बार बार वेट करती रही कि कोई उसको कपड़े धोने के लिए बुला लेगा तो थोड़े बहुत पैसे आएंगे, वो खाना तो बना लेगी। और लोग क्या सोच रहे थे कि कितना गलत होगा, मतलब अभी अभी तो इसके हस्बैंड की डेथ हुई और हम इसको काम पे बुला लें तो कितना गंदा लगता है। तो लोग इस सोच के है ना, लोग उसे हमदर्दी करके उसको बुला नहीं रहे थे, और वो चाहती थी कोई उसको हमदर्दी करके और काम पर बुला ले। अब बच्चे जो है भूख से छोटा वाला रोने भी लग गया था, और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई हमको एक टुकड़ा ब्रेड ही दे दे तो हम उसको बचा बचा के खाएंगे, एक साथ नहीं खाएंगे और उसको चला लेंगे। और बेचारे भूख के मारे जो एकदम से बिलख रहे थे। Gulnaz lay in her bed listening to the murmurs of her children, tears flowing silently down her cheek. Life went on the street outside as before. A door closed. She knew that it was the boy next door going to school. Footsteps sounded outside. This seemed it was Tehseen Effendi, the barber, walking down the street to open his shop. The next one was the clerk in the electric company, then the shoemaker, and then the breadman who comes to the White House every day at the same time. Their big baskets tied to both of his horses were full of bread. The creaking of the baskets would be heard from the far away. अब क्या है, जो गुलनाज है उसने भी ये सोचा कि गुलनाज अपने बेड पे और लेटे लेटे अपने बच्चों की बातें सुन रही थी, जो बच्चे खाने की बातें करे जा रहे थे। और गुलनाज को पास के घर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है, और उनको समझ में आया कि उनका जो बच्चा स्कूल जा रहा है। फिर उसको पैरों की आवाज़ से वो समझ रही थी कि अब जो नाई है वो अपनी दुकान खोलने आ गया है, अब जो क्लर्क है वो अपने ऑफिस जा रहा है, और अब जो वाइट हाउस के अंदर एक आदमी जो रोज़ ब्रेड देने के लिए आया करता था, अपने घोड़ों के दोनों साइड उसने कैरेज पे ब्रेड्स बांध रखी थी, वो ब्रेड देने वाला अब आया है। It was the older boy who first heard it and looked towards his younger brother. Gulnaz got up from cold room and put a wrap round her to go out. She had decided to ask for 2 loaves of bread on credit. She would pay when she got many from laundering. She opened the door and saw the baskets full to the brim of fresh spongy white bread. A beautiful smell went up her nose, and just as she was about to say something to the bread when he shouted "Giddy yap" to the horse, and Gulnaz lost all her courage. No words came from her mouth, and heavenly smelling food passed by her house.
बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट। अब गुलनाज को लगा कि वो एक ब्रेड वाले से 2 लोफ ले लेती और ब्रेड वाले को वैसा बोल देगी कि मैं नेक्स्ट डे आपको जो है पेमेंट कर दूंगी जब मेरे पास पैसा आएगा। उधार खाते के अंदर वो उससे जो ब्रेड लेने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो जैसे उसको कुछ बोलने वाली होती है वो फटाफट अपने घोड़ों को हाँक देता है एंड शी वॉज अनएबल टू कम्युनिकेट। और उसके सामने से जो फ्रेश खाना है वो चला जाता है और वो कुछ भी नहीं ले पाती है। देन इज शी केम इनसाइड बट डिड नॉट डेयर टू लुक into the fevered eyes of her sons, waiting hopefully. Not a word was spoken in the room. The boys simply looked at her empty hands and turned their eyes away. It was a long time later that the younger boy broke the silence. ठीक है, अब जब वो अंदर आ रही है तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के भी देखे। वो अपने बच्चों से नज़रें नहीं मिला पा रही है, ठीक है। और जो बच्चा है वो उसकी जो साइलेंस है वो अब कितना हिम्मत करी बच्चे ने, वो बच्चा बोल देता है, मदर आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड माई टमी। वो बच्चा कह रहा है कि मम्मी अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, इट इज़ हंगर, आई फील इट टू, आई एम डाइंग, आई एम डाइंग। अब वो माँ कह रही है कि कुछ भी नहीं होता बेटा, ये तो भूख है, मैं भी इसी चीज़ को महसूस कर रही हूँ, हम सब इस चीज़ को अभी महसूस कर रहे हैं और ठीक हो जाएगा सब। The older boy opened his eyes and looked at his brother. Gulnaz looked at both of them. The little boy was silent. His face was darker, his lips dry and parched, his bloodless skin faded and hollow. Finally, Gulnaz beckoned the older boy and they left the room to talk outside. We must go to the boards, the grocer. We must ask for some rice, flour and potatoes. Tell him that we will pay him in a few days. अब जो गुलनाज है वो अपने बड़े बेटे को उठा के बाहर ले जा रही है और उसको कह रही है कि हमें बोडोज़ ग्रॉसरी की एक दुकान है जिसका नाम है बोडोज़, कि उसके पास जाकर थोड़ा सा उसे उधार जो है चावल आलू वगैरह लेके आ जाते हैं और उसको बोलो कि हम बहुत जल्दी जो है पैसे दे देंगे। The boy's shabby coat was not heavy enough to keep out the cold outside. He had no strength in his legs and had to steady himself against the walls as he walked. Finally, he reached the store on the hill and entered a warm room. He waited until all the customers had left, hoping to be able to talk to the grocer in privacy and to enjoy the warmth a little longer. Then he left his place by the fireside and ordered a pound of rice, a pound of flour and a pound of potatoes. He put his hand into his pocket as if reaching for his money and pretended to have left it at home. अब वो लड़का उस दुकान पे जाता है, उस लड़के का, और मतलब उसके पास जो कोट होता है बहुत पतला सा होता है और बाहर बहुत ही भयंकर वाली सर्दी पड़ रही होती है। जो कोट है वो सर्दी को नहीं रोक पाता है। वो उस दुकान में पहुंचता है तो उस दुकान में भीड़ होती है और थोड़ी सी आग चल रही होती है। वो एकदम कॉर्नर में उस आग के पास खड़ा हो जाता है और वो वेट करता है कि सब लोग चले जाए, क्योंकि उसको तो सीक्रेटली बात करनी थी उस दुकानदार से। और वो ये भी होप कर रहा था, मतलब वो वहाँ पे उस वार्मथ को थोड़ा और है ना, क्योंकि उसको तो गर्माहट ना उनके घर में जलाने के लिए कुछ था, तो उसको वो गर्माहट अच्छी लग रही थी, तो उसकी इच्छा थी कि वो वहाँ पर और खड़ा रहे। फिर धीरे धीरे सब लोग चले गए और वो 1-1 किलो आलू, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल ले लेता है और फिर वो अपनी पॉकेट में ऐसे हाथ मारता है जैसे ही वो पैसे निकालना चाहता हो, और फिर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसके पास पैसे तो थे लेकिन वो शायद उनको घर भूल के आ गया है। जैसे तुम अपने बैग में देखते हो ना, अरे बुक में हम लाए थे, कॉपी डाली थी, ऐसे वो प्रिटेंड करता है कि जैसे उसके पास पैसे तो थे लेकिन वो घर भूल के आ गया है। Oh, I seem to have forgotten it at home. I'd hate to have go all the way home in this cold and come back again. Write it down and I will pay you tomorrow. अब वो लड़का जो है थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और वो बोल रहा है कि अरे अब किसकी हिम्मत है इतनी ठंड में दोबारा जाके दोबारा आए, तो एक काम कर, तुम अभी लिख लो, मैं कल तुम्हें पैसे दे जाऊँगा। It was a brave effort, but the grocer knew the tricks of trade too well. अब उसकी तरफ से तो एक बहुत ब्रेव एफर्ट था, लेकिन जो दुकानदार था वो भी शातिर था, वो कोई ऐसे भोला भाला नहीं था जिसको आसानी से ठगा जाए। वो कह रहा है, फर्स्ट ब्रिंग द मनी देन यू कैन टेक द गुड्स, यू हैव बिकम सो थिन, समवन हु हैज़ मनी एट होम डज नॉट गेट सो थिन। अब वो कह रहा है कि जब पैसा लाओगे तब सामान ले जाना, तुमको देख के ही पता इतने दुबले पतले हो, जिनके घर में पैसा होता है ना वो इतने दुबले पतले नहीं होते हैं। The boy hurried out, embarrassed to have his life found out. He found the iciness of the street more unbearable than he had before he entered the store.
अब क्या है, जब ऑफकोर्स बहुत एम्बैरस हो जाता है जब हमारा झूठ पकड़ा जाता है, ऐसे उस लड़के के साथ हुआ। और अब उसके लिए जो ठंड है वो बेयर करनी और भी मुश्किल थी। जब वो गया था तब तो कहीं ना कहीं उसको होप थी कि वो घर खाना लेके लौटेगा या कुछ भी, लेकिन अब उसको खाना भी नहीं मिला था, प्लस उसकी जो बेइज्जती भी हुई थी, इसलिए वो जो है खाली हाथ ही लौट जाता है। और अब बहुत भयंकर उसको ठंड भी लग रही है। He walked home as fast as he could, his teeth chattering. There was no need to say anything to his mother and brother. His empty hands told their own story. He took off his clothes and went to the bed, and when he spoke, he said, I am cold, I am cold. The blanket rose and fell on his trembling body. Gulnaz piled on him whatever she could find. The trembling lasted for nearly 2 hours. Then came the fever and exhaustion. The boy lay on his back motionless, his eyes staring vacantly. Gulnaz lifted the covers and tried to cool the burning body with her cold hands. अब जब वो घर आया तो उसको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। उसका माँ और भाई जो उसके खाली हाथ देखकर सब कुछ समझ गए थे, लेकिन उस बच्चे को बहुत ठंड लग रही थी। उसका जो एक ब्लैंकेट था वो उसने ओढ़ लिया, फिर भी जो उसकी ठंड है वो नहीं जा रही थी, वो एकदम कांपे जा रहा था। उसकी माँ को उसके घर के अंदर जो भी कुछ मिला, फटे पुराने कपड़े वपड़े, वो सब उसने उसके ऊपर डाल दिया। और तब कहीं जाके 2 घंटे बाद उसकी जो ट्रेम्बलिंग है वो ख़त्म हुई, लेकिन उसके बाद में उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया और वो एक कोने में एकदम भूखा है, बुखार चढ़ गया, बीमार हो गया, ठंड लग रही है, वो एक कोने को गेज़ करता हुआ पड़ा। उसकी माँ जो है बार बार अपने ठंडे हाथ लगा लगा के उसके फीवर को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। She paced through the house till evening, desperate. She did not know what to do. She could not think. The sun went down. She noticed a small pile of covers she had taken off the boy's body. Wouldn't there be anybody to give some money for all that? She remembered that her neighbors had talked of a junk store where they brought used things. It must be closed. She would have to wait till tomorrow morning. अब वो सोच रही है कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊँ। फिर उसको कुछ याद आता है कि उसके पड़ोसियों ने शायद एक दिन कहा होगा कि कोई कबाड़िए की दुकान है जो पुराना सामान लेता है, तो मैं घर का जो थोड़ा बहुत पुराना सामान है वो बेच के थोड़े बहुत पैसे तो लाऊँ, लेकिन अब तो दुकान बंद हो गई होगी, मुझे सुबह तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। With this decision came peace of mind, and she stopped pacing and sat down by her son's bedside. The boy's fever increased. She sat staring motionless. The younger boy could not sleep of hunger. He too was watching, his eyes open. The sick boy moaned slowly and tossed and turned in his fever. His cheeks were burning and he talked in delirium. The younger one sat up in bed and asked in a voice audible only to his mother, Mother, will my brother die? अब जो है वो बहुत सोचने के बाद जब उसको लगता है कि हाँ मैं कल जो है सामान बेच के थोड़ा पैसा ले आऊँगी, तो शी इज़ रिलैक्स करने की उसके दिमाग को थोड़ा सा सुकून मिला है। और वो अपने बेटे के पास बैठ के ये जो अभी भी बुखार से एकदम तपतपा रहा है और वो एकदम टॉस एंड टर्न कर रहा है, छोटे बेटे को भी नींद नहीं आ पा रही है भूख की वजह से, और वो भी उठ के बैठ के और वो बोल रहा है कि माँ क्या मेरा बड़ा भाई मर जाएगा, क्योंकि वो इतना मोशनलेस हो रहा है और बार बार वो ऐसे बोल रहे जा रहा है कुछ ना कुछ। She shivered as if touched by the cold wind on her skin. She looked at her son with frightened eyes. What do you ask that? Why do you ask that? अब वो एकदम से घबरा गई, वो बोली ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, ये क्यों पूछ रहे हो? The boy was silent for a moment and then he leaned close to her ear and said softly, trying to hide his voice from his brother, because then food will come from the White House. और वो क्या बोल रहा है, और अपनी माँ के कान में जाके बोल रहा है कि अगर मेरा भाई मर जाएगा तो हमें वाइट हाउस से खाना आएगा, खाना मिलेगा। तो देखो जो पॉवर्टी की जो लिमिट्स है वो देखो कि मतलब ए यंगर ब्रदर वांट्स हिज ब्रदर टू डाई ओनली टू फुलफिल हिज एम्प्टी बेली, है ना, जस्ट टू ईट फूड ही वांट्स हिज ब्रदर टू डाई। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअल पॉवर्टी इज़। एंड वी हैव सीन इन दिस लॉकडाउन हाउ पीपल हैव सफ़र्ड। ये तो एक स्टोरी है, चलो आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और इट इज़ अनट्रू, फॉल्स, वी डोंट नो, बट लेकिन अभी जो लॉकडाउन के कंडीशंस हुए हैं, जो डेली वेज अर्नर्स थे, उन लोगों ने सीरियसली इन सब चीज़ों को फेस किया है ना। मतलब एक दिन खा लिया, दूसरे टाइम में उनके पास खाना नहीं है और सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। नो बडी इज़ रेडी टू हेल्प देम। कहने को बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सब तक पहुंच भी गया है ना। एक दिन हमने किसी को खाना दे दिया एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि हमने लॉकडाउन में खाना खिलाया, हमने गरीबों की मदद करी, हमने किसी को 10 दे दिए, किसी को 5, हमने सबने हेल्प करी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या उससे उनकी जो एक लाइवलीहुड जैसे चलता है, लाइफ चलती है, वैसी चली है, वो आज तक भी अपनी लाइफ के ट्रैक में नहीं आए और शायद वो 10 साल तक उनको लग जाएंगे ट्रैक में आने के लिए। सो दिस इज़ वॉट एक्चुअली लाइफ इज़। सो पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट डिजीज़ इन दिस वर्ल्ड, आई थिंक। So we'll read about the author.
So, Kevedet Kudret was born in Istanbul. He worked as a teacher of literature at Vigris High School in Ankara. He is known for his collection of poems, The First Act, his play The Walls, and his novel The Comrades. About the story, Darsan Aga, the sole breadwinner of the poor Turkish family, passes away in accordance with the Muslim custom. The food arrives for the mourning family from wealthy neighbors. After a few days, the food stops coming and the family grows impatient. The elder son is in sheer desperation, goes out in the chill to get some supplies. The grocer spurns all attempts made by the boy to obtain the supplies on credit. On reaching home, the boy falls ill, while the younger brother asks his mother whether the elder one is going to die, thus paving the way for the food coming again from the neighboring houses. So I hope all of you liked the story, all of you understood the story. समझ में आई story सबको? I'll ask the questions and then I'll come to know. Yes, all the students who are taking the class on GeoMate, all of you, you understood the story. Divyanshi, Joginder, Jessica. Harvinder is there. Okay, so Harvinder, clear all of you? So okay, I end my class here. Have a good day all of you.